another video of economics. In the last video, we have discussed about the sectors of the Indian economy, and we found that 50% of the population are still engaged in agriculture, and they are contributing only 17 or 18% in the GDP, according to the recent data in 2017-18. Okay, then what should be done actually to absorb the extra labor supply in agriculture? Okay, let's find out from the list. Okay, how to create job opportunities, then how we will create extra job opportunities which can absorb the extra supply, disguised unemployment from the agricultural sector. Okay, then the first one, proper irrigation facilities. If we will make available of proper irrigation facilities, then what will happen? People are engaged in agriculture will get more productivity and they will interest to produce more. Okay, then next one, well connected all with the roads to the towns. Okay, the agricultural productivity or products which are produced in the rural area, that should be properly transported to the towns. Okay, अगर गांव में जो सारी चीजें हम लोगों का प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम लोग टाउन तक, शहर तक अगर हम लोग पहुंचा देंगे, उसका जो प्रॉपर प्राइस में सेल आउट हो जाएगा, उसके बाद जो जितना इन्वेस्टमेंट किए होंगे उन लोगों को सही प्राइस मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या है, लोग जो है ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश भी करेंगे एग्रीकल्चर में. ओके, देन आते हैं थर्ड वन, प्रोविजन ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज कोल्ड स्टोरेज एंड गोडाउन्स. बहुत सारे आइटम्स है, जैसे ले लो कि टमाटर हो गया या पोटैटो हो गया, आलू हो गया, ये सब क्या रहता है, ये सब पेरिशेबल है, ज्यादा टाइम तक हम लोग उसको स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, इसका लॉन्गेविटी जो है वो बहुत कम रहता है. इसके वजह से जो प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो फार्मर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, उसको कम प्राइस में बेच देते हैं. अगर उन लोगों को हम लोग क्या करेंगे, स्टोरेज फैसिलिटीज अवेलेबल कराएंगे या गोडाउन्स में उसको स्टोर करके रखेंगे ताकि सही प्राइस में लेटर पीरियड में उसको बेचा जा सके. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं. ओके, देन फोर्थ वन, बाय प्रोवाइडिंग HIV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड स्मॉल इक्विपमेंट्स इन द एग्रीकल्चर. ओके, तो एग्रीकल्चरल फील्ड में जो लोग एंगेज है उनको अगर हम लोग कम प्राइस में, रीजनेबल प्राइस में हम लोग क्या करेंगे, HIV सीड्स, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर एंड स्मॉल इक्विपमेंट्स लाइक फॉर्म सीड्स वगैरह हम लोग अवेलेबल करा देंगे, तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है पर हेक्टर यील्डिंग ऑफ द कल्टीवेशन विल बी मोर. और इसकी वजह से क्या होगा, उन लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज्यादा हो जाएगा. ओके, और लोग जो है ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेबल एरिया जो है उसमें खेती ज्यादा एरिया में करने लगेंगे. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट, प्रोविजन ऑफ एग्रीकल्चरल लोन एट लोअर इंटरेस्ट रेट. अगर जो गांव एरिया में हम लोग देखते हैं, मार्जिनल फार्मर्स हो, स्मॉल फार्मर्स हो, इन लोगों के पास ज्यादा कैपिटल नहीं रहता है टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, और वो लोग क्या करते हैं, मनी लेंडर, जो नॉन इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स ऑफ मनी लेंडर्स, ओके, उन लोगों के पास जाते हैं, कोई मिडिलमैन के पास जाता है, कोई रिच लैंडलॉर्ड के पास जाता है, और वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उन लोगों को क्या देते हैं, लोन देते हैं, और कभी कभी पूरा क्रॉप्स को मॉर्गेज रख लेते हैं. उसकी वजह से क्या हो जाता है, ये बहुत डिप्रेसिव रहता है कि कोई एक फार्मर अपना प्रोडक्शन खुद करे, और जो शेयर क्रॉपर्स है उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम है. वो लोग जितना प्रोडक्शन करेंगे उससे 60% अगर लैंडलॉर्ड को देना है तो वो लोग क्यों खेती करेंगे. तो इस जगह पे हम लोग अगर उन लोगों को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में एग्रीकल्चरल लोन प्रोवाइड कर देंगे, एंड दे विल फाइंड मोर इंटरेस्टेड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर, और जो डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी दिखाई दे रहा है वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा. देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, क्रिएशन ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन नॉन फार्म एक्टिविटीज. अगर हमारे खेत के हिसाब से सप्लाई ऑफ लेबर इज मोर,
उस जगह पे अगर हम लोग नॉन फार्म एक्टिविटी जो सारे हैं, जैसे कि ले लो एनिमल हस्बेंड्री हो सकता है या डेयरी हो सकता है, और हनी कलेक्शन जो हनी बी कल्टीवेशन रहता है वो हो सकता है, ये सब एक्टिविटीज को अगर हम लोग एक्सपांड कर देंगे, okay, yes, non-farm activities will be expanded, will create more and more job opportunities over there. The high pressure on agricultural field of laborers will be less because this sector are allied activities और ये लोग यहाँ काम करने लगेंगे, और नॉन फार्म सेक्टर में जो इनकम रहता है वो भी ज्यादा रहता है, सिक्योर्ड रहता है देन द एग्रीकल्चर. ओके, देन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, एनहांसिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग चैनल्स थ्रू कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फार्मर्स मार्केट और रेगुलेटेड मार्केट्स. तो ये सब है क्या, गवर्नमेंट बहुत सारे इंप्लीमेंट किए हैं पॉलिसीज वगैरह, बहुत सारे टूल्स भी यूज किए हैं, जैसे कि कैसे एनहांसिंग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. अगर हम लोग एग्रीकल्चरल मार्केटिंग को एनहांस कर देंगे, मतलब मार्केटिंग चैनल्स जो है उसको अगर एक्सपांड कर देंगे, तो थ्रू व्हाट, कोऑपरेटिव मार्केटिंग, फार्मर्स मार्केट एंड योर रेगुलेटेड मार्केट के थ्रू अगर हम लोग एक्सपांड कर देते हैं, तो उस जगह पे क्या होगा, जो लोगों का प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, वो सही रेट में बिक जाएगा और लोगों को सही कीमत अपना मिल जाएगा, तो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड होंगे इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए. द नेक्स्ट, promotion of industrialization. What? Industrialization. Promotion of industrialization by locating agro-based industries in the semi-rural area. मतलब जो छोटा बड़ा टाउन है, सेमी अर्बन एरिया है, तो उस जगह पे हम लोग सारे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को वहां पे क्या करेंगे, सेट करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे. इसके वजह से जैसे कि मान लो तुम्हारा जूस इंडस्ट्रीज हो गया, ये सब जो है, इसमें जो लोग हैं गांव के, जो रूरल पीपल्स रहते हैं, वो इन लोगों को ये सारे इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज विल बी मोर एंड दे कैन गेट सिक्योर जॉब्स. ओके, देन आते हैं लास्ट वन, एक्सपांशन ऑफ सर्विस सेक्टर. ओके, और क्रिएटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द सेक्टर. अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर तो समझ गए, अगर एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज सारे ले लो, ज्यूट इंडस्ट्रीज ले लो, जूस इंडस्ट्रीज ले लो, अगर इस सब में हम लोग क्या करेंगे, ज्यादा एक्सपांड करते रहेंगे, तो गांव एरिया में जितने एक्स्ट्रा लेबरर्स है वो सारे इंडस्ट्रीज में शिफ्ट हो जाएंगे. एंड ये जो लास्ट वन है, सर्विस सेक्टर में अगर हम लोग उसको एक्सपांड करेंगे, ओके, सर्विस सेक्टर को एक्सपांड करेंगे, या मोर एंड मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज विल बी क्रिएटेड एवरी ईयर, that will be helpful for the unemployed rural laborers. जो भी unemployed rural laborers या workers available है, those who are ready to work but they are not getting any kind of secure job, उन लोगों को क्या होगा, यहाँ पे जॉब मिल जाएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल होटल्स, टूरिज्म एंड हेल्थ सेक्टर. होटल टूरिज्म का मतलब आज से 40 इयर्स पहले ये टूरिज्म वगैरह इतना डेवलपमेंट नहीं था. होटल टूरिज्म ये जो सारे है, ये सारे इतना डेवलप्ड नहीं था. धीरे धीरे जितना डेवलपमेंट होता जा रहा है, उसके हिसाब से हमारा जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो कम होता जा रहा है. ओके, तो देयर आर टू प्रेडिक्शन बाय नीति आयोग, 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड. नीति आयोग यानी कि तुम्हारा प्लानिंग कमीशन, जो अभी का नाम है क्या, नीति आयोग. नीति आयोग ने ये प्रेडिक्ट किया है कि 20 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड. ओके, देन 35 लाख जॉब्स कैन बी क्रिएटेड इन टूरिज्म. तो टूरिज्म एक ऐसा सेक्टर है जिसको पहले हम लोग बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे, पर वहां पे भी 35 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकता है. सो दीज आर द मेन वे to create job opportunities and absorb the extra labor supply who are hidden or underemployed in agricultural sector. Okay, so these are the points. क्लिक कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना लो, आराम से नेक्स्ट पढ़ते हैं.
Government of India has been taking so many measures to remove the unemployment from Indian economy, like Jawahar Rozgar Yojana, Shehri Rozgar Yojana, and all. Here there is a scheme named Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which has been started in the year 2005. Okay. The central government of India implemented a law, right to work. ओके तो ये स्कीम में क्या हुआ था, पहले जब शुरू हुआ था स्टार्टिंग में 121 डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुआ था, उसके बाद 625 डिस्ट्रिक्ट को, जो अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट को चुना गया पूरा इंडिया में, और वहां से ही शुरू हुआ. ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंटेड ए लॉ राइट टू वर्क इन 625 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया. ओके, एंड what it ensures? It ensures 100 days of guaranteed work in a year. Those who are ready to work in the rural areas, they can get their employment card under your MGNREGA scheme. And इसमें क्या होता है? The activities are mainly road construction, pond digging and stone binding. तो ये जो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट है, इसके तहत लोगों को, जो लोग रेडी है काम करने के लिए, उन लोगों को 100 दिन का, मतलब 365 डेज से 100 डेज का एश्योर्ड किया गया क्या, वर्क डेज उन लोगों को काम दिया जाएगा. ओके, let's study now about the division of sectors as organized and unorganized. What is the difference between organized sector and unorganized sector? तुम्हारे बुक में 2 एग्जाम्पल दिया गया है. कांता जो है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है, और कमल जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है. तो देख लेते हैं डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में. ओके, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है, द सेक्टर इज रजिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट. ओके, The term of employment are regular in nature, यानी कि secured job है. The sector is governed by various laws and acts are there, like Factories Act, Minimum Wage Act. तो ये सारे एक्ट रहता है. तो इसके अंडर में कितना टाइम, जो ड्यूरेशन ऑफ वर्क भी फिक्स हो जाता है, कितना स्केल रहेगा, इनकम स्केल कितना रहेगा, वो भी फिक्स हो जाता है. इसलिए एक्सप्लॉयटेशन लेवल जो रहता है वो लॉ रहता है. एंड the examples are like banks, hospitals, schools, etc. Okay, in case of an unorganized sector, क्या रहता है? This is not registered by the government, and the nature of job, the terms of employment is not regular and law paid. सिक्योर जॉब नहीं रहता है, कभी भी उन लोगों को निकाल सकते हैं जॉब से. ओके, और नॉर्मली क्या रहता है, लॉ पेड रहते हैं. एंड इट इज नॉट गवर्न बाय एनी लॉज. तो ये कोई भी लॉज नहीं रहता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर की उन लोगों को गवर्न कर सके. तो एक्सप्लॉयटेशन लेवल ज्यादा रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ योर अर्बन एरियाज, तुम्हारा जो वेजिटेबल वेंडर्स इन द स्ट्रीट, जो खुद ब खुद कुछ स्टॉल चलाते हैं, वो सारे आ जाएंगे. बट इन केस ऑफ योर रूरल एरियाज, जो स्मॉल आर्टिसंस रहते हैं, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं, ये सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रहते हैं. तो समझ में आया दोनों चीजें क्या है. ऑर्गेनाइज सेक्टर जो है वो गवर्न बाय क्या है, गवर्न्ड बाय सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, बट इसमें कुछ नहीं रहता है. ओके, और ये रजिस्टर्ड है, ये नॉट रजिस्टर्ड है. ओके, और यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन लेवल ज्यादा रहता है, यहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन लेवल कम रहता है. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नाउ वी फाउंड दैट people engaged in unorganized sector, they need to be protected because certain law and orders are not there to govern. Okay, and that sectors are not registered even under the government. तो उन लोगों को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? Let's find out from this. Okay, in rural area, the farmers are need to be supported through adequate facilities for timely delivery of what? Seeds, agricultural inputs, marketing outlets, storage facilities and credit too. अगर ये सारे हम लोग अवेलेबल कर देंगे तो क्या होगा? वो लोग प्रोटेक्टेड हो जाएंगे. Then next one, social discrimination should be avoided.
social discrimination in rural areas. The people from scheduled tribe or scheduled tribe category, they are naturally discriminated in many places. Okay, वो सबको हटाना पड़ेगा. Okay, तो गांव एरिया में in rural areas we can protect like this. But in case of the urban areas, वहाँ पे क्या करेंगे? In urban areas, small scale industries should be protected for the procuring raw materials and marketing output. Okay? अगर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो सारे है जो हमारे अर्बन एरिया में है, उसको हम लोग क्या करेंगे? रॉ मटेरियल्स प्रोक्योर करने में उसको सिक्योरिटी देंगे, उसके साथ साथ उसको प्रॉपर मार्केटिंग प्लेस भी देंगे. तो तभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर बोथ इन केस ऑफ रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज कैन बी पॉसिबल. ओके, एंड we learned the various sectors like organized sector and unorganized sector on the basis of what? Nature of job. But there are various sectors, okay, which is based on ownership. Let's find out that sectors in terms of ownership. क्या क्या सेक्टर इंडिया में है, देखते हैं. फिर ऑनरशिप के बेसिस पे देखते हैं क्या है. पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, मेनली टू सेक्टर्स आर देयर. ओके, पब्लिक सेक्टर जो है, द गवर्नमेंट ऑन्स मोस्ट ऑफ एसेट्स एंड प्रोवाइड्स ऑल द सर्विसेज. जो पब्लिक सेक्टर है वो सारे क्या है? मोस्ट ऑफ द एसेट ओन्ड बाय द पब्लिक सेक्टर और गवर्नमेंट, and government is the sole responsible for providing all the services. Okay, for example, railways, defense and postal services. Okay, it based on welfare motive. Okay, ये मेनली जो पब्लिक सेक्टर रहता है वो वेलफेयर मोटिव पे काम करता है. बट इन केस ऑफ योर private sector, ownership of assets and delivery of services is in the hand of private owners. प्राइवेट सेक्टर में सारे जो ऑनरशिप रहता है, प्रोडक्शन ले लो, सप्लाई ऑफ द गुड्स ले लो, पूरा सोल रेस्पॉन्सिबल किसका रहता है? प्राइवेट ओनर्स का रहता है. एंड क्या है? इट इज मेनली बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव. ओके, जो प्राइवेट ओनर है उसके प्रॉफिट कितना वो रखेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है इसका प्राइस. ओके, फॉर एग्जाम्पल एयरवेज, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. ओके, तो पब्लिक सेक्टर हो गया, प्राइवेट सेक्टर हो गया, एंड few departments are there, few services are available in India by mixed participation of both public sector and private sector, because India followed mixed economy. Okay, mixed economy का मतलब क्या रहता है? Participation of both public sector and private sector. So let's find out mixed participation of both public and private owners. For example, education and health. तुम अभी इंडियन इकोनॉमी में देखोगे तो गवर्नमेंट स्कूल्स भी है, प्राइवेट स्कूल्स भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी है, प्राइवेट नर्सिंग होम्स आते हैं. तो ये सारे मिक्स्ड पार्टिसिपेशन में सर्विस प्रोवाइड किया जाता है. ओके, और मोस्ट ऑफ द केसेस क्या रहता है? गवर्नमेंट जो सारी चीजें कॉस्टली रहता है और प्राइवेट ऑनर उसको प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, उस जगह पे गवर्नमेंट सोल रेस्पॉन्सिबल हो जाता है. इसीलिए जैसे कि ले लो ये रेलवेज वगैरह, इसमें बहुत सारा एक्सपेंडिचर रहता है, तो गवर्नमेंट इज द सोल रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज. ओके, सो दीज आर द कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप. Okay, on the basis of ownership, we have public sector, private sector, and mixed participations are also there. तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है. शुरू में हम लोग क्या क्या पढ़े? So let's make a quick review of this chapter. What we have learned from this chapter: types of sectors. On the basis of economic activities, it is of three types: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. On the basis of nature of job, it is of two types: organized sector and unorganized sector. On the basis of ownership, private sector and public sector. Other than these, we learned the compositional change in productivity and employment in various sectors. Types of unemployment occurs in economy: unemployment and underemployment.
as well as how to create job opportunities and how to protect people who are working in unorganized sector. Thank you so much for being with us. Don't forget to like, comment, share and subscribe our channel Pathshala.